नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। उत्तराखंड आज यानी 27 जनवरी 2025 को स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पर हैं पुष्कर धामी। मार्च 2022 में हुए चुनावों में पुष्कर धामी सत्ता में दोबारा चुनकर आए थे। उन्होंने 2 चुनावों में ही घोषणा की थी कि पावर में आकर वे राज्य में यूसीसी लागू करेंगे। यूसीसी उत्तराखंड की जनता के लिए कितना जरूरी रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि साल 2000 में उत्तराखंड गठित हुआ और तब से कोई भी पार्टी पावर को रिटेन नहीं कर पाई थी। लेकिन 2022 में पुष्कर धामी के यूसीसी वाले वायदे ने उन्हें राज्य में लगातार दोबारा सरकार बनाने का मौका दिया और वादे के मुताबिक उत्तराखंड कैबिनेट ने मार्च 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक एक्सपर्ट पैनल के गठन को मंजूरी दी। ये पैनल सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे फरवरी 2024 में राज्य सरकार के सामने पेश किया गया और चंद दिनों के बाद राज्य सरकार ने पारित किया यूसीसी एक्ट। यूसीसी उत्तराखंड 2024 एक्ट के प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों और उन व्यक्तियों को छोड़कर राज्य के प्रत्येक निवासी पर लागू होंगे जिनके कस्टमरी राइट्स या प्रथागत अधिकार संविधान के भाग 21 के तहत संरक्षित हैं। उत्तराखंड के बाहर रहने वाले निवासी भी यूसीसी के दायरे में आएंगे। उत्तराखंड का यूसीसी एक्ट विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और रेगुलेट करेगा। ये पॉलीगैमी या बहुविवाह और हलाला पर प्रतिबंध लगाता है। उत्तराखंड का यूसीसी पुरुषों और महिलाओं के लिए कानूनी विवाह की आयु 21 और 18 साल निर्धारित करता है। साथ ही समान आधार और प्रक्रियाएं स्थापित करता है। विवाह की रस्में धार्मिक रीति रिवाजों या कानूनी प्रावधानों के तहत की जा सकती हैं। विवाह को 60 दिनों के भीतर पंजीकृत करना होगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 से पहले या उत्तराखंड के बाहर संपन्न विवाह अधिनियम के प्रभावी होने के 180 दिनों के भीतर पंजीकृत किए जा सकते हैं। तलाक के मामले में पति और पत्नी दोनों समान आधार पर तलाक ले सकते हैं। कोई भी सैनिक, एयरफोर्स पर्सनल जो युद्ध में शामिल हैं या समुद्र में मरीनर को विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत बनाने के लिए नियमों को फ्लेक्सिबल रखा गया है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। यूसीसी को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं, इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की बहसों में यूसीसी पर खासी चर्चा की गई थी। हालांकि इन बहसों में जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि यूसीसी की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए इसे वॉलंटरी रखा जाना चाहिए। वहीं अल्लादी कृष्ण स्वामी यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे। इस मामले में न्यायपालिका ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है। जैसे शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया था। सेंट्रल अफ्रीका में एक देश है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके पूर्वी हिस्से में एक शहर है गोमा। खबर है कि M23 नाम के एक विद्रोही गुट ने समूह ने इस शहर पर कब्जा कर लिया है। कब्जे की खबर खुद इस समूह ने घोषित की। M23 नाम के इस समूह को मदद करता है अफ्रीका का ही एक देश रवांडा। इस समूह ने गोमा के निवासियों से शांत रहने की अपील की है, लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट बताती है कि डीआरसी के उत्तरी किवू राज्य की तकरीबन 1/3 आबादी वहां से पलायन कर चुकी है। गोमा शहर इसी राज्य में स्थित है। इसके कब्जे में जाने के बाद यह स्थिति और खराब होगी। इस कब्जे के बाद से डीआरसी ने तो युद्ध की स्थिति की बात कही है, वहीं रवांडा से अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। हालांकि रवांडा M23 को समर्थन देने की बात को नकारता रहा है, लेकिन यूएन के एक्सपर्ट्स के दावों और जारी रिपोर्ट्स की माने तो M23 की गतिविधियों में रवांडा शामिल है। इससे पहले 2012 में भी M23 गोमा पर कब्जा कर चुका है। तब रवांडा पर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया था। इसके बाद इस समूह ने गोमा से कंट्रोल वापस ले लिया। 2021 से अब तक M23 डीआरसी के पूर्वी हिस्से के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। गौरतलब है कि डीआरसी का यह हिस्सा खूब खनिज संसाधनों से संपन्न है। आपको बता दें कि डीआरसी मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा इस देश से होकर गुजरती है। 9 देश डीआरसी के साथ सीमा साझा करते हैं। स्क्रीन पर आ रहे मैप पर आप देखेंगे तो इसके उत्तर पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसके उत्तर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक स्थित है। वहीं साउथ सूडान इसके उत्तर पूर्व में है। बुरुंडी, रवांडा और युगांडा इसके पूर्व में स्थित हैं। वहीं तंजानिया इसके पूर्व में टंगानिका झील के निकट स्थित है। जाम्बिया इसके दक्षिण पूर्व में और अंगोला दक्षिण पश्चिम में है।
एक बात और ध्यान रहे कि डीआरसी की सीमा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से भी लगती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को देखिए। प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और दूसरी तरफ था समाचारों में होने का कारण। पहला, उत्तरी कीवू और इटुरी, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। नागोर्नो काराबाख, मोजाम्बिक में विप्लव। खेरसोन और जैपरेजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कोई भी नहीं। भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर और झीलों के शहर उदयपुर ने अपने नाम को वैश्विक स्तर पर दर्ज करा लिया है। दरअसल इन दोनों शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहर की सूची में शामिल किया गया है। ये एक ऐसी सूची है जो उन शहरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स को महत्व देते हैं। कन्वेंशन की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति ने अपनी हालिया बैठक में 31 नए शहरों को ऐसे मान्यता दी है, जिससे ऐसे वैश्विक शहरों की संख्या 74 तक पहुंच गई है। इंदौर और उदयपुर भारत से इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले शहर हैं। ये दर्जा वेटलैंड्स के नजदीक और उन पर निर्भर शहरों को इन मूल्यवान पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ सकारात्मक संबंध को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये वेटलैंड्स लोगों की जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेंगे। आपको बता दें कि वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर मिट्टी साल भर या साल के किसी समय में पानी से कवर रहती है या पानी इसकी सतह के पास मौजूद रहता है। आर्द्र भूमियों के महत्व की बात करें तो ये स्थानीय निवासियों की आजीविका का जरिया बन सकती हैं। इनके जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये आपदा को रोकने में मददगार होती हैं। आर्द्र भूमियां बाढ़ की घटनाओं में भी कमी लाती हैं, तटीय इलाकों की रक्षा भी करती हैं। इसके अलावा प्रदूषकों को अवशोषित कर पानी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर के नाम पर है, जहां इस ट्रीटी पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत जो क्षेत्र संरक्षण के लिए चुने जाते हैं उन्हें रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। इस कन्वेंशन का मकसद पूरी दुनिया की वेटलैंड्स को बेहतर प्रबंधन के जरिए सुरक्षित करना है। रामसर साइट और मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमि शहर दो अलग अलग टैग्स हैं। भारत में वर्तमान में 85 रामसर साइट्स मौजूद हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। 2025 के लिए भी इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। इन्हें 3 कैटेगरीज में प्रदान किया जाता है। ये हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। वहीं सूची में 13 ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। देखिए, कुल 139 नामों को याद रख पाना तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम 7 पद्म विभूषण वाले नामों को डिस्कस करेंगे। पद्म विभूषण पाने वालों में श्री डुबुर नागेश्वर रेड्डी को मेडिसिन के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वे तेलंगाना राज्य से हैं। रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह केहर को लोक सेवा के मामले में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वे चंडीगढ़ से हैं। वहीं कमुदिनी रजनीकांत लेखिया को कला के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वे गुजरात से हैं। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा हुई। वे कर्नाटक से हैं। इसके अलावा केरल से ताल्लुक रखने वाले एम.टी. वासुदेवन नायर को शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा की गई है। वहीं जापान के ओसामू सुजुकी को व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा की गई है। शारदा सिन्हा बिहार की लोक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एम.टी. वासुदेवन नायर और ओसामू सुजुकी को भी ये पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया जा रहा है। अगर आप यूपी, एमपी या बिहार या किसी भी राज्य सेवा परीक्षा को देने जा रहे हैं तो एक बार उस राज्य के जिन भी लोगों को ये अवार्ड्स दिए जा रहे हों उनके नाम जरूर देख लीजिएगा। आमतौर पर इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर कर दी जाती है। वहीं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा मार्च या अप्रैल में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, पब्लिक अफेयर्स, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सर्विस आदि क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर, वहीं पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दिए जाते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंजेस।
ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इनमें शामिल पदार्थों की आइडेंटिटी में बदलाव नहीं होता। ये कुछ प्रोसेस के बाद वापस से अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बर्फ का गलना। देखिए, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो बर्फ गलकर पानी बनाती है। अब दिखने में तो बर्फ और पानी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पानी के अणुओं से ही बने हैं। इस तरह बर्फ गलने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनाता, इसलिए इसे भौतिक परिवर्तन ही माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा M23 समूह किस देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, हैती या फिर इथोपिया? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को कानून बनाकर लागू किया है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, 2025 में भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि किस देश से संबंधित है? फ्रांस, इजिप्ट, इंडोनेशिया या फिर यूके? सही जवाब है इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक में शामिल नहीं है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? सही जवाब है पाकिस्तान। आप सबके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक अनोखा मौका लाया है, जिसमें आपको अश्योर्ड गिफ्ट्स और कुछ बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं। आपको यूपीएससी कोर्सेज का फुल एक्सेस मिल सकता है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, बुक्स जैसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, साथ ही कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं एयरपॉड्स या फिर आईपैड्स या फिर iMac लैपटॉप तक। गिफ्ट्स को क्लेम करने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है संपूर्ण और इसके स्क्रीनशॉट को अपने फॉर्म में लगाना है, बस हो गया। लकी विनर्स का अनाउंसमेंट होगा 2 फरवरी सुबह 11 बजे अब तक के सबसे बड़े चेंज रिवील के साथ। इस दिन 2 फरवरी को सुबह 11 बजे परिवर्तन नाम से अब तक का सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है स्टडी आईक्यू आईएएस पर। देर मत कीजिए, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस मौके का लाभ उठाइए। स्टडी आईक्यू के साथ अपनी यूपीएससी की यात्रा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। दुनिया एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जादुई कारनामों से प्रभावित भी है और इसके साथ जुड़े रिस्क का डर भी है। हर देश एआई से होने वाले लाभों का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसके खतरों से कैसे निपटा जाए ये चिंता भी सबको है। इसी के मद्देनजर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक एआई एक्शन समिट का आयोजन होने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में शामिल होने पेरिस जा रहे हैं। भारत इस समिट की सह अध्यक्षता भी करेगा। इससे पहले साल 2023 और 2024 में 2 एआई सेफ्टी समिट्स आयोजित की जा चुकी हैं। 2023 में यह समिट ब्रिटेन में आयोजित हुई थी, वहीं 2024 में यह आयोजन दक्षिण कोरिया के सियोल में हुआ। साल 2023 में ब्रिटेन के ब्लेचली में आयोजित सम्मेलन का मुद्दा था एआई डूम्सडे कंसर्न। एआई डूम्सडे कंसर्न से मतलब है कि जब तक एआई इंसान के कंट्रोल में रहकर काम कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर एआई अपने मुताबिक काम करने लगा तो ये चिंता का कारण बनेगा। इस समिट में एआई पर ब्लेचली घोषणा को भी अपनाया गया था। वहीं साल 2024 में सियोल में हुई समिट में बड़ी टेक कंपनीज द्वारा एआई को ट्रांसपेरेंट मैनर में डेवलप करने पर सहमति बनी थी। 2025 में पेरिस में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन के मुद्दों में वैश्विक एआई शासन, नवाचार और व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा के तरीके शामिल हैं। पेरिस समिट में एआई मार्केट में हो रहे पावर कंसंट्रेशन जैसे मुद्दों को भी जगह दी गई है। दरअसल एआई के फाउंडेशनल मॉडल्स पर कुछ कंपनीज का मालिकाना हक है। ऐसे में चिंता व्यक्त की जा रही है कि ये एआई मार्केट में इन कुछ कंपनीज की मोनोपोली को क्रिएट कर देगा। इस समिट में डिस्कस किया जाएगा कि एआई को लेकर क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। इसके अलावा एआई रेगुलेशंस को लेकर भी नियम तय किए जाने हैं। एआई रेगुलेशंस के लिए भी 3 हिस्से निर्धारित किए गए हैं। इनमें निजता, सिस्टम बायस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट्स के चलते एक बार फिर से खबरों में हैं। उन्होंने कहा है कि यूएसए उन देशों पर टैरिफ लगाएगा जो यूएसए को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने चीन, ब्राजील और भारत को हाई टैरिफ कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया है। ट्रंप का मानना है कि वे अमेरिका फर्स्ट को तवज्जो देंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो यूएसए को पहले की तरह अमीर और पावरफुल बना देगा। उनका मानना है कि अभी यूएसए दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों पर टैक्स लगाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब यूएसए अपने नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट प्लान के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाने के साथ यूएसए के बिजनेस और वर्कर्स पर टैक्सेस कम किए जाएंगे, जिससे यूएसए की कंपनीज की अन्य देशों में काम कर रही फैक्ट्रीज यूएसए में काम करेंगी और जॉब के मौके यूएसए के लोगों को हासिल होंगे। ट्रंप ने कंपनीज को साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें टैरिफ से बचना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यूएसए में ही स्थापित करना होगा।
जब से ट्रंप सत्ता में दोबारा आए हैं, एक शब्द जो हर जगह बार बार सुनाई दे रहा है वो है टैरिफ। तो आइए हम जान लेते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ एक टैक्स ही है जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो देश की राष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करते हैं। टैरिफ का सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है इंपोर्ट टैरिफ, यानी ये उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो किसी देश में आयात किए जाते हैं। एक्सपोर्ट टैरिफ भी एक प्रकार है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में लगाया जाता है। ट्रंप जब टैरिफ की बात करते हैं तो वो इंपोर्ट टैरिफ की बात कर रहे होते हैं। ट्रंप बाहरी देशों से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाएंगे तो दूसरे देशों के सामान यूएसए में महंगे बिकेंगे। फिर मजबूरी में यूएसए के निवासियों को यूएसए में उत्पादित सामान को ही खरीदना होगा। दूसरी तरफ दूसरे देशों को अगर ट्रंप के टैरिफ आतंक से बचना है तो उन्हें भी यूएसए के उत्पादों पर टैरिफ कम करना होगा, जिसका भी फायदा यूएसए को मिलेगा। एक चाइनीज कंपनी है डीप सीक। इसने कुछ वक्त पहले एक एआई मॉडल लॉन्च किया था, नाम था डीप सीक R1। डीप सीक R1 एक पावरफुल रीजनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि ओपन एआई के फ्रंटियर मॉडल 01 को टक्कर दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि डीप सीक R1 तो ओपन एआई के 01 की तुलना में 90 to 95% से ज्यादा किफायती है। डीप सीक R1 को आप एक ऐसे एआई की तरह समझ सकते हैं जो न केवल आपके सभी सवालों के जवाब देता है बल्कि इंसानों की तरह रीजन भी बताता है। डीप सीक R1 कॉम्प्लेक्स रीजनिंग और मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी सक्षम है। इसका यूज एडवांस एजुकेशन और ट्यूटरिंग के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इससे कोडिंग भी कराई जा सकती है। साथ ही इसे रिसर्च जैसे कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है। इस मॉडल की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। एप्पल के आईफोन स्टोर में डीप सीक का एआई असिस्टेंट फ्री डाउनलोडेड एप्स की कैटेगरी में नंबर 1 पर पहुंच गया है। यूएसए के शेयर मार्केट में कई एआई कंपनीज के स्टॉक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट की वजह है दरअसल यूएसए की बड़ी टेक कंपनीज ने एक नोशन क्रिएट किया है कि एआई एक पावर कंज्यूमिंग और कॉस्टली टेक्नोलॉजी है। यूएसए की कंपनीज पावर में खूब इन्वेस्ट भी कर रही हैं। अब अचानक से चीन के एक छोटे से स्टार्टअप ने यूएसए को टक्कर देने वाले एआई को डेवलप कर लिया है, तो ये बबल खत्म हो गया कि एआई के लिए तो बड़ा पैसा खर्च करना होगा। इसी के चलते यूएसए की बड़ी एआई कंपनीज के शेयर्स में गिरावट देखी गई है। त्रिपुरा पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बन गया है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजिटल इंडिया भाषणीय डिवीजन के साथ एक MOU साइन किया। इसका मकसद त्रिपुरा में कई भाषाओं में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देना है। इससे त्रिपुरा के लोगों का डिजिटल पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकेगा। देखिए, त्रिपुरा समेत पूरे भारत में कई भाषाएं और उन भाषाओं की भी कई बोलियां प्रचलित हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में आमतौर पर अंग्रेजी और उस राज्य में प्रचलित मुख्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आम जनता तक सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ लेने के तरीके पहुंच नहीं पाते। एक भाषा बैरियर काम करता है जो लोगों और सरकार के बीच आता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने एक भाषणी प्लेटफॉर्म तैयार किया है। भाषणी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद भाषा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और अन्य उभरती तकनीकों का लाभ उठाकर नागरिकों के लिए नवीनतम सेवाएं प्रदान की जा सके। भाषणी न केवल डिजिटल डिवाइड बल्कि साक्षरता डिवाइड को भी दूर करने का काम कर रहा है। इसमें वॉइस बेस्ड डेटा एंट्री की भी सुविधा है। आपको बता दें कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, असम और मिजोरम से साझा होती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से घिरा है। इस तरह ये राज्य 84% तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषाएं बांग्ला, कोकबोरोक और अंग्रेजी है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है मियावाकी। मियावाकी एक जापानी शब्द है। यह शहरी क्षेत्रों में वन उगाने का एक तरीका है। इस मेथड को 1970 के दशक में डेवलप किया गया था और इसका नाम जापान के वनस्पति शास्त्री और प्रोफेसर अकीरा मियावाकी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे विकसित किया था। इस पद्धति में हर वर्ग मीटर में 2 से 4 अलग अलग प्रकार के देसी पेड़ लगाए जाते हैं। इसके जरिए जमीन के एक छोटे से हिस्से में घने वनों को उगाया जाता है। इसे वनारोपण का सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है। इन वनों की सर्वाइवल रेट भी तुलनात्मक रूप से अच्छी होती है। पहला सवाल है, एआई एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? साउथ कोरिया, फ्रांस, यूके या फिर यूएसए? अगला सवाल है, लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व शामिल हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर उपर्युक्त सभी? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रहे M23 समूह किस देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है?
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, हैती या फिर इथोपिया? सही जवाब है विकल्प ए यानी डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगला प्रश्न था, हाल ही में भारत के किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को कानून बनाकर लागू किया है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर असम? सही जवाब है उत्तराखंड यानी विकल्प ए। आप सबके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक अनोखा मौका लाया है, जिसमें आपको अश्योर्ड गिफ्ट्स और कुछ बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं। आपको यूपीएससी कोर्सेज का फुल एक्सेस मिल सकता है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, बुक्स जैसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, साथ ही कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं एयरपॉड्स या फिर आईपैड्स या फिर iMac लैपटॉप तक। गिफ्ट्स को क्लेम करने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है संपूर्ण और इसके स्क्रीनशॉट को अपने फॉर्म में लगाना है, बस हो गया। लकी विनर्स का अनाउंसमेंट होगा 2 फरवरी सुबह 11 बजे अब तक के सबसे बड़े चेंज रिवील के साथ। इस दिन 2 फरवरी को सुबह 11 बजे परिवर्तन नाम से अब तक का सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है स्टडी आईक्यू आईएएस पर। देर मत कीजिए, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस मौके का लाभ उठाइए। स्टडी आईक्यू के साथ अपनी यूपीएससी की यात्रा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। यूनियन कैबिनेट ने एनसीएमएम यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन में 16,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। इसके अलावा पीएसयूज और अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई है। इस मिशन का मकसद क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। एनसीएमएम में वैल्यू चेन की सभी स्टेजेस को शामिल किया जाएगा, जिसमें खनिजों का एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग शामिल है। इसमें घरेलू स्तर पर मिनरल एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मिश के तहत पीएसयूज और निजी कंपनीज को बढ़ावा दिया जाएगा कि वे विदेशों में मिनरल्स को अक्वायर करें। साथ ही मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स के गठन पर जोर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने साल 2023 में द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज S&T प्रिज्म प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका मकसद रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन के बीच आ रहे गैप के लिए फंडिंग मुहैया कराना है। इसके अलावा काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने लिथियम के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है। क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो मिनरल का मतलब तो खनिज है, लेकिन क्रिटिकल से मतलब ऐसे खनिजों से है जिनकी सप्लाई में रुकावट आने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक तौर पर प्रभाव पड़ता हो। दूसरा, ये क्रिटिकल इस सेंस में भी हैं क्योंकि इनका प्रयोग उच्च तकनीक वाले उत्पादों में होता है। साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन सभी मिनरल्स का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इरिडियम, गैलियम, नियोडायमियम, ग्लैकोनाइट, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम जैसे मिनरल्स इसके लिस्ट में शामिल हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट रूरल 2024 जारी की जा चुकी है। इस रिपोर्ट को असर रिपोर्ट भी कहते हैं। इसे जारी करता है एनजीओ प्रथम। ये प्रथम द्वारा जारी की जाने वाली एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हाउसहोल्ड सर्वे के आधार पर ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूलिंग और लर्निंग से जुड़े आंकड़ों का स्नैपशॉट तैयार किया गया है। प्रथम ने इस रिपोर्ट को जारी करने की शुरुआत 2005 से की थी। साल 2024 की रिपोर्ट में 605 ग्रामीण जिलों के 17,997 गांवों के 6,49,491 बच्चों के आंकड़े कलेक्ट किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश राज्यों में प्राथमिक स्तर यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र पर सभी कक्षाओं के बच्चों के पढ़ने और अंकगणित के स्तर में सुधार हुआ है। 3 से 6 साल तक के उम्र वाले बच्चों के लिए 2 अहम बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। एक तो 2018 से 2024 के बीच प्री स्कूल कवरेज में वृद्धि हुई है। वहीं साल 2024 में 3 साल की उम्र के ग्रामीण बच्चे किसी न किसी तरह के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे। ये आंकड़ा 77.4% के करीब था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को भी 5 साल हो गए हैं। रिपोर्ट में शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों की वर्तमान स्थिति को लेकर भी आंकड़े दिए गए हैं। जैसे एनईपी 2020 में 2026-27 तक कक्षा 3 तक के बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए साल 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यानी निपुण भारत योजना भी लॉन्च की गई है। प्रथम की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में 83% स्कूल ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए गतिविधियों को लागू करने के निर्देश मिले हैं। वहीं 78% स्कूल ऐसे हैं जहां पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए कम से कम एक टीचर की नियुक्ति की गई है। वहीं 75% स्कूल्स ने माना
कि बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाने के लिए उन्हें जरूरी सामान मुहैया कराए गए हैं। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें सिखाने के लिए चार्ट्स, वुडन प्रॉप्स और लर्निंग मटेरियल्स जैसे सामानों की जरूरत होती है। प्रथम की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण स्कूल्स में इस तरह के सामानों की पहुंच में भी वृद्धि देखी गई है। NAP 2020 में कहा गया है कि कक्षा 1 में एडमिशन 6 साल की उम्र में कराया जाना चाहिए। इसके पीछे रीजन दिया गया है कि बहुत कम उम्र में स्कूल में एडमिशन बच्चों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। बच्चों को मानसिक और सामाजिक तौर पर फॉर्मल स्कूल के सिस्टम के लिए रेडी होने पर ही उन्हें स्कूल में एडमिशन कराया जाना चाहिए। उससे पहले बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजा जाना चाहिए। प्रथम की रिपोर्ट भी बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजे जाने के फायदों का जिक्र करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 से 16 आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल में एनरोलमेंट न होने में भी कमी दर्ज की गई है। मतलब ये कि पिछली रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक इस आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल एनरोलमेंट में कमी देखी जा रही थी, जो कि अब 7% तक कम हुआ है। वहीं रिपोर्ट में पहली बार डिजिटल लिटरेसी के सेक्शन को शामिल किया गया था। इस सेक्शन में 14 से 16 साल के बच्चों के बीच स्मार्टफोन्स की पहुंच, ऑनरशिप और उसके यूज के अलावा बेसिक डिजिटल स्किल्स से जुड़े सवाल पूछे गए थे। डिजिटल एक्सेस की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 90% किशोरों के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है। इस आयु वर्ग के बच्चों का एनालिसिस इस आधार पर किया गया था कि वे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें एक जेंडर गैप देखने को मिला था। जैसे 14 से 16 आयु वर्ग के बच्चों में 80.1% लड़के सूचनाओं को ऑनलाइन सर्च कर पा रहे थे, जबकि लड़कियों के मामले में यह आंकड़ा 78.6% तक ही था। हालांकि भारत के दक्षिणी राज्यों में लड़कियों ने लड़कों के बराबर या उनसे बेहतर ही परफॉर्म किया। आपको बता दें कि प्रथम एक इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसे भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 1995 में मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के मकसद से की गई थी। आज प्रथम की पहुंच लगभग पूरे भारत में है। ये देश के सबसे बड़े एनजीओज में से एक है। प्रथम शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता, कम लागत जैसे तरीकों से एजुकेशन सिस्टम में मौजूद गैप्स को कम करने के लिए काम करता है। द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ANSI और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI ने 268 डीनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स को क्लासिफाई किया है। इन ट्राइब्स में कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें इससे पहले कभी क्लासिफाई नहीं किया गया था। 3 साल चली इस स्टडी में 179 समुदायों को SC, ST और OBC में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इनमें से 85 ऐसे समुदाय हैं जिनका क्लासिफिकेशन पहली बार हुआ है। वहीं 63 ऐसे समुदाय हैं जो अब ट्रेसेबल ही नहीं है, मतलब वे किसी बड़े समुदाय का हिस्सा बन गए हैं या उन्होंने अपनी पहचान बदल ली है। सवाल उठता है कि इस स्टडी की जरूरत क्या थी। देखिए, अगस्त 1949 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से आपराधिक के तौर पर अधिसूचित समुदायों को डीनोटिफाई कर दिया गया था। तब से लगातार कई आयोगों ने इन समुदायों को वर्गीकृत करने की कोशिश की, जिसकी शुरुआत काका कालेलकर की अध्यक्षता वाले पहले पिछड़ा वर्ग आयोग से हुई थी। इसके बाद 1965 की लोकुर समिति, मंडल आयोग, 2008 के रेनके आयोग और 2017 में इदाते आयोग ने देश भर में ऐसी जनजातियों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। हालांकि ये सभी आयोग ऐसे सभी समुदायों की पहचान करने में विफल रहे। इस काम को करने के लिए अंतिम आयोग भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसने दिसंबर 2017 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में इसने देश भर में कुल 1200 से ज्यादा डीनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक और नोमैडिक समुदायों को सूचीबद्ध किया था। इसके अलावा इस आयोग ने कहा कि 267 समुदाय ऐसे हैं जिन्हें कभी वर्गीकृत नहीं किया गया है। इदाते आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि इन समुदायों को जल्द से जल्द क्लासिफाई किया जाना चाहिए। इसी के चलते प्रधानमंत्री कार्यालय ने फरवरी 2019 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया, जिसमें श्री इदाते, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के डॉक्टर JK बजाज और ANSI के महानिदेशक सदस्य के तौर पर शामिल थे। इस समिति ने ही क्लासिफिकेशन का काम द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंपा था, जिसने अगस्त 2023 में एक रिपोर्ट पेश की थी। अब ANSI और TRI ने तो क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब ये रिपोर्ट नीति आयोग के पास है और नीति आयोग इन सिफारिशों की जांच करके सरकार को रिकमेंडेशंस सौंपेगा। फिर इस पर गवर्नमेंट कॉल लेगी। इस क्लासिफिकेशन में भी 2 तरह के विचार काम कर रहे हैं। एक वर्ग का कहना है कि क्लासिफिकेशन करके इन्हें SC, ST और OBC में शामिल किया जाए। वहीं दूसरे वर्ग का कहना है कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए संविधान में एक अलग सूची बनाई जाए। हालांकि अब यह सरकार पर निर्भर है कि क्या निर्णय लिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने को लेकर एक बयान दिया है। बयान के मुताबिक पुलिस आरोपी व्यक्ति को व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए नोटिस नहीं भेज सकती। इसके लिए कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का हवाला दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि पुलिस को नोटिस जारी करने के लिए सही डायरेक्शंस दिए जाएं। केवल कानूनन जो मोड या माध्यम की अनुमति है उसी के जरिए नोटिस सर्व किए जाने चाहिए। दरअसल कोर्ट के पास एक याचिका आई थी जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए नोटिस भेजकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS 2023 की धारा 35 का उल्लंघन किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 में उन कंडीशंस का जिक्र है जब पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि कोर्ट ने आरोपी को नोटिस भेजने की बात कही है। आरोपी और दोषी व्यक्ति में फर्क होता है। आरोपी के लिए अंग्रेजी शब्द है अक्यूज्ड, मतलब व्यक्ति पर किसी कानून के उल्लंघन का आरोप है। तो जब नोटिस भेजा जाएगा तो वो व्यक्ति अपनी सफाई में कुछ पेश करेगा और इस तरह प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि आरोपी व्यक्ति पर दोष साबित ही हो जाए, हो सकता है कि आरोप गलत साबित हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति को दोषी यानी गिल्टी या कन्विक्ट माना जाता है, कहा जाता है, तो मतलब है कि उस व्यक्ति पर लगे आरोप अब कानूनन साबित हो चुके हैं। कई बार मीडिया ट्रायल्स के चलते आरोपी व्यक्तियों के साथ ही दोषियों जैसा सलूक शुरू हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हर आरोपी व्यक्ति दोषी ही होगा। कई बार किसी निर्दोष व्यक्ति पर भी आरोप लगाया जा सकता है। इसी के लिए कानून है कि वो अपनी सफाई पेश कर सके। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में हम कैसे बोलते हैं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर दोषी, अपराधी बोल देना ये सही तरीका नहीं है। दोषी या अपराधी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। इनका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब ये प्रूव हो चुका हो। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग है। यह एक अंतर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में हुई थी। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से निपटने के लिए काम करती है। यह संस्था इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक मानक बनाती है, साथ ही देशों से इन मानकों का पालन करवाने की व्यवस्था भी करती है। भारत FATF का सदस्य साल 2010 से है। फरवरी 2023 में FATF ने रूस की सदस्यता निलंबित कर दी थी। पहला सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल या फिर मणिपुर? और दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित सवालों को देख लेते हैं, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? साउथ कोरिया, फ्रांस, UK या फिर USA? सही जवाब है विकल्प बी यानी फ्रांस। दूसरा प्रश्न था, लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व शामिल हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर उपर्युक्त सभी? सही जवाब है विकल्प डी यानी उपर्युक्त सभी। आप सबके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए एक अनोखा मौका लाया है, जिसमें आपको अश्योर्ड गिफ्ट्स और कुछ बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं। आपको UPSC कोर्सेज का फुल एक्सेस मिल सकता है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, बुक्स जैसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, साथ ही कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं एयरपॉड्स या फिर iPads या फिर iMac लैपटॉप तक। गिफ्ट्स को क्लेम करने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है संपूर्ण और इसके स्क्रीनशॉट को अपने फॉर्म में लगाना है। बस हो गया। लकी विनर्स का अनाउंसमेंट होगा 2 फरवरी सुबह 11 बजे अब तक के सबसे बड़े चेंज रिवील के साथ। इस दिन 2 फरवरी को सुबह 11 बजे परिवर्तन नाम से अब तक का सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है स्टडी IQ IAS पर। देर मत कीजिए, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस मौके का लाभ उठाइए। स्टडी IQ के साथ अपनी UPSC की यात्रा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। बीते 26 जनवरी को भारत में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इस दौरान कई सारी झांकियां परेड के दौरान पेश की गई थी। अब इन झांकियों के रिजल्ट जारी किए गए हैं और इनमें सबसे बेहतरीन झांकियों में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की झांकी रही। यूपी की झांकी की थीम महाकुंभ 2025 पर आधारित थी। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। वहीं दूसरे नंबर पर रही है त्रिपुरा राज्य सरकार की झांकी। त्रिपुरा की झांकी राज्य में आयोजित होने वाली खर्ची पूजा पर आधारित थी। खर्ची पूजा त्रिपुरा में पूरे हफ्ते चलने वाला एक सालाना त्योहार है। इसमें चतुर्दश देवता के मंदिर में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है।
इनमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, आबादी यानी जल के देवता, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री शामिल है। त्रिपुरा को 14 देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। वहीं तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की झांकी को जगह मिली। बीते 30 सालों में पहली बार आंध्र प्रदेश ने यह अवार्ड जीता है। आंध्र प्रदेश सरकार की झांकी की थीम इको फ्रेंडली वुडन टॉयज पर आधारित थी। आंध्र प्रदेश में एक गांव है एटीकोपक्का, जहां पर ये इको फ्रेंडली वुडन टॉयज एटीकोपक्का बोम्मालू के नाम से बनाए जाते हैं। आमतौर पर ये खिलौने मैथोलॉजी से या जानवरों के फिगर पर आधारित होते हैं। ये आर्ट तकरीबन 400 साल पुरानी। इन खिलौनों को बनाने के लिए अंकुडु पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इन खिलौनों में प्राकृतिक तरीके से बने हुए रंगों का इस्तेमाल होता है। साथ ही किसी भी तरीके के केमिकल का यूज नहीं किया जाता और इसीलिए ये खिलौने बच्चों के लिए बड़े सेफ होते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन खिलौनों को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के मकसद से जियो टैगिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इन खिलौनों को जीआई टैग भी हासिल है। इसके अलावा सर्विसेज में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट की कैटेगरी में जम्मू कश्मीर राइफल्स ने बाजी मारी। वहीं सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस के कंटिजेंट को पहले नंबर पर रखा गया। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों की कैटेगरी में सबसे बेहतर झांकी का अवार्ड जनजातीय मंत्रालय को दिया गया। मंत्रालय की थीम जनजातीय गौरव वर्ष पर आधारित थी। दरअसल 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 साल पूरे होने के तौर पर जनजातीय गौरव वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। 3 अफ्रीकी देश नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने आधिकारिक तौर पर इकोवास को छोड़ने की घोषणा कर दी है। इकोवास यानी द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स पश्चिमी अफ्रीकी देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इकोवास का गठन 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के द्वारा किया गया था। अब 3 देश इससे बाहर हो रहे हैं। इकोवास ट्रीटी पर 28 मई 1975 को हस्ताक्षर हुए थे और इसका मुख्यालय नाइजीरिया के अबूजा में है। इकोवास का मकसद है पश्चिम अफ्रीका के लोगों के जीवन स्तर में सुधार। पश्चिम अफ्रीका का एकीकरण और सहयोग को बढ़ाना भी इसके मकसद में शामिल है। सभी इकोवास देशों के नागरिकों को वर्तमान में सभी सदस्य देशों में रहने और काम करने का अधिकार है और वस्तुओं का आवागमन मुक्त तौर पर फ्रीली किया जा सकता है। देखिए, माली, नाइजर और बुर्किना फासो इन तीनों ही देशों में तख्ता पलट हो चुका है। नाइजर में साल 2023 में, बुर्किना फासो में 2022 और माली में 2020 में तख्ता पलट हो चुका है। इन तीनों देशों में अब मिलिट्री शासन है। जब 2023 में नाइजर में तख्ता पलट हुआ था तो इकोवास ने इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जैसे सीमाबंदी, कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए नो फ्लाई जोन इत्यादि। इन सब प्रतिबंधों से माली और बुर्किना फासो काफी नाराज थे। इन देशों ने तो इकोवास को इनह्यूमन तक कह दिया और जनवरी 2024 में कह दिया था कि हम इकोवास को ही टाटा बाय बाय कर देंगे। फाइनली 2025 में तीनों देश आधिकारिक तौर पर इकोवास को छोड़ रहे हैं। 2023 में इन तीनों देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया। इसे AES यानी अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स नाम दिया गया है। यह संगठन माली की राजधानी बमाको में लिप्टाको गोरमा चार्टर के तहत गठित किया गया था। इस चार्टर के तहत तीनों में से किसी एक देश पर मिलिट्री आक्रमण होता है तो तीनों देश मिलकर मुकाबला करेंगे और तीनों देश आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए भी साथ हैं। यह संगठन सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर गठित किया गया है। ध्यान रहे कि लिप्टाको गोरमा क्षेत्र वो एरिया है जहां पर माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं आपस में मिलती हैं। 2023 में पूछे गए एक सवाल को भी देखिए जरा। प्रश्न पूछा गया था कि हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज, चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना, सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुखी प्रसार या फिर सफल तख्ता पलट? इसका सही जवाब था विकल्प डी यानी सफल तख्ता पलट। इधर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को यूएसए का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं कि यूएसए का ही एक राज्य कैलिफोर्निया यूएसए का हिस्सा नहीं रहना चाहता। कैलिफोर्निया यूएसए से अलग होकर एक देश के तौर पर स्थापित होने की चाहत रखता है। कैलिफोर्निया की यूएसए से अलग होने की कवायद को कैलेक्सिट कहा जा रहा है, जैसे ब्रेक्जिट हुआ था। कैलिफोर्निया 175 सालों से यूएसए का हिस्सा रहा है। अब देश से अलग होने की एक नई कोशिश यहां जोर पकड़ रही है और ऐसा पहली बार नहीं है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे तब भी कैलिफोर्निया के निवासियों ने ब्रेक्जिट की तर्ज पर यूएसए से अलग होने की बात कही थी। हाल के दिनों में कैलिफोर्निया में बाकायदा मतदाताओं से पूछा जा रहा है कि क्या वे यूएसए से अलग होना चाहते हैं। अब इस बात पर आते हैं कि क्या कैलिफोर्निया के लिए लीगली ये संभव है, विधिक तौर पर यह संभव है। देखिए, कैलिफोर्निया राज्य का संविधान कहता है
कि कैलिफोर्निया इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके संविधान में यह भी कहा गया है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब यूएसए के संविधान को राज्य का संविधान सुपरसीड नहीं कर सकता और यूएसए के संविधान में राज्य के अलग होने का कोई प्रावधान है नहीं। इस तरह साफ है कि लीगल तौर पर तो कैलिफोर्निया के सामने ऐसा कोई विकल्प नहीं है। शायद डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए इस मामले को तूल नहीं दे रहे, लेकिन अगर जनता चाह ही लेगी तो हो सकता है कि भविष्य में कैलिफोर्निया नाम का देश दुनिया में एग्जिस्ट करने लगे। इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करके त्रासदी का वो मंजर याद आता है जो देश के इतिहास की दिशा को बदल देता है। आज हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी 1948 की, जिस दिन भारत ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को खो दिया। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। वे नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में अपने दैनिक शाम की प्रार्थना करने पहुंचे थे। प्रार्थना के बाद भीड़, जिसमें उनके अनुयायी, प्रेस और अन्य लोग भी शामिल थे, भीड़ के बीच में से ही छिपाई हुई बंदूक के जरिए नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां दागी। बापू के मुंह से निकले अंतिम शब्द थे, हे राम। लेकिन गांधी एक व्यक्ति से कहीं अधिक एक विचार थे और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, विचारों की नहीं। दुनिया में गांधी विचारों के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। महात्मा गांधी भारत ही नहीं, दुनिया के प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने देश को अहिंसा के जरिए ब्रिटिश सत्ता से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वे टॉल्स्टॉय, रस्किन, जीसस क्राइस्ट और महावीर स्वामी से प्रभावित थे। उनके ऊपर भगवत गीता और बाइबल दोनों का प्रभाव था। वे जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू दिस लिस्ट से काफी प्रभावित थे। उनका सर्वोदय और अंत्योदय दर्शन इसी पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक के मैसेज व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित होती है से वे खासे प्रभावित थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वे साल 1915 में भारत लौटे थे और राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा बने थे। 1916 में वे कांग्रेस के सदस्य बने। 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में लॉन्च किया गया पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम के 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की है। 1924 के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे वो। बेलगाम कर्नाटक राज्य में स्थित है। उन्होंने अहिंसक विरोध को स्वतंत्रता हासिल करने का जरिया बनाया। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने उन्हें अपना आदर्श माना। इनमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा का भी नाम प्रमुखता से लिया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन ही भारत में विश्व कुष्ठ दिवस या फिर वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इस दिन को जनवरी के अंतिम रविवार को मनाता है। इस तरह WHO द्वारा ये दिन बीते 26 जनवरी को मनाया गया था। 2025 के लिए इस दिन की थीम यूनाइट एक्ट एलिमिनेट रखी गई थी। कुष्ठ या लेप्रेसी एक NTD यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। इसे हानसेन डिजीज के रूप में भी जानते हैं। ये एक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है ULI यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। अगस्त 2024 में RBI ने UPI की तर्ज पर ULI को लॉन्च करने की घोषणा की थी। देखिए, डिजिटलीकरण में हो रही लगातार प्रगति ने भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा को जन्म दिया। इसके चलते बैंक्स, NBFC और स्टार्टअप्स फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटलीकरण के नए नए तरीके अपना रहे हैं। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के कई कामों में लैंडिंग यानी कर्ज देना एक मुख्य काम है। जब इसे डिजिटली किया जाएगा तो इसे डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी कहा जाता है। लेकिन डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। इनमें एक सबसे बड़ी चुनौती है लोन देने के लिए जरूरी डेटा का अलग अलग स्तरों पर अलग अलग सिस्टम में मौजूद होना। जैसे केंद्र और राज्य सरकारें, बैंक्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, आइडेंटिटी अथॉरिटीज आदि के पास जरूरी डेटा मौजूद है। इसलिए लोन देने में कई तरह की अड़चने आती हैं। ULI जैसे प्लेटफॉर्म के चलते लोन लेने वालों को डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही एक ही प्लेस पर कम वक्त में काम हो जाएगा। यह प्लेटफॉर्म छोटे व्यवसायों और ग्रामीण उधार लेने वालों के लिए विशेष रूप से मददगार साबित होगा। पहला सवाल है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एटिकोपाका बोम्मालू है तेलंगाना का लोक नृत्य, केरल की प्राचीन भोजन की रेसिपी, तमिलनाडु का मध्यकालीन साहित्यिक पाठ या फिर आंध्र प्रदेश के इको फ्रेंडली खिलौने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण धारणाएं अनटू दिस लिस्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला?
सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी कथन सही है। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल या फिर मणिपुर? सही जवाब है विकल्प बी यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रथम नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। प्रथम एक एनजीओ है। आप सबके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू आपके लिए एक अनोखा मौका लाया है, जिसमें आपको अश्योर्ड गिफ्ट्स और कुछ बड़े प्राइजेस मिल सकते हैं। आपको यूपीएससी कोर्सेज का फुल एक्सेस मिल सकता है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, बुक्स जैसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, साथ ही कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं एयरपॉड्स या फिर आईपैड्स या फिर iMac लैपटॉप तक। गिफ्ट्स को क्लेम करने का तरीका बहुत आसान है। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिया गया है। फॉर्म भरने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है संपूर्ण और इसके स्क्रीनशॉट को अपने फॉर्म में लगाना है। बस हो गया। लकी विनर्स का अनाउंसमेंट होगा 2 फरवरी सुबह 11 बजे अब तक के सबसे बड़े चेंज रिवील के साथ। इस दिन 2 फरवरी को सुबह 11 बजे परिवर्तन नाम से अब तक का सबसे बड़ा चेंज होने जा रहा है स्टडी आईक्यू आईएएस पर। देर मत कीजिए, जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस मौके का लाभ उठाइए। स्टडी आईक्यू के साथ अपनी यूपीएससी की यात्रा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 आज 31 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है। इस सेगमेंट में हम समझेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसे कौन बनाता है, इसे बनाने का मकसद क्या होता है और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें क्या है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण को आप सरकार की सालाना आर्थिक रिपोर्ट कह सकते हैं या फिर आर्थिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। इस सर्वे को बजट भाषण से एक दिन पहले पेश किया जाता है ताकि सरकार आर्थिक नीतियों को सही दिशा में ले जा सके। इस रिपोर्ट में पिछले साल देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी रही इस बारे में बताया जाता है। साथ ही क्या इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं और फ्यूचर में इकोनॉमी कैसी होगी इसकी भी संभावनाएं बताई जाती हैं। इसे वित्त मंत्रालय के तहत मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीईए और उनकी टीम तैयार करती है। अभी देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। आइए अब आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। वहीं करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने इस बात को हाईलाइट किया कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बावजूद भारत में लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहा है। एक बात यह समझिए कि किसी देश की ग्रोथ रेट को दुनिया भर की बनती बिगड़ती पॉलिसीज, युद्ध और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज प्रभावित करती है। हालांकि पिछली तिमाही में ये रेट 6.4% से बढ़ी थी। यह एक इंडिकेशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आगे भी स्टेबल रह सकती है। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 इन्फ्लेशन के भी आंकड़े बताता है और इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि खुदरा महंगाई 5.4% से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि आरबीआई और आईएमएफ के अनुसार उपभोक्ता महंगाई फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 4% के करीब आ जाएगी। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल महंगाई पर सरकार का कंट्रोल बना हुआ है, ये बेकाबू नहीं हुई है। इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर में 3.8% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 1647.05 लाख मीट्रिक टन एलएमटी होने का अनुमान है। यह आंकड़ा साल 2023-24 की तुलना में 5.7% अधिक है। यहां तक कि यह पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन से 8.2% ज्यादा है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार की नीतियों से किसानों की आय में बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में 2024-25 में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है। ये इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग एरियाज में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला है। और तो और मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से भी इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ है। इसके बाद सर्विस सेक्टर की बात कर लेते हैं तो सर्विस सेक्टर में 7.2% की वृद्धि की उम्मीद है।
इतनी वृद्धि के चलते सर्विस सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है। सर्विस सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे आईटी हो, बैंकिंग, टूरिज्म या फिर हेल्थ केयर, इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं रोजगार जैसे मामले पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कहता है कि रोजगार के मामले में भारत की स्थिति अच्छी है। सर्वे के अकॉर्डिंग हाल के वर्षों में भारत में श्रम बाजार में ठीक ठाक वृद्धि हुई है और जो बेरोजगारी दर साल 2017-18 में 6% थी, वो अब 2023-24 में घटकर 3.2% रह गई। इसके साथ ही सरकार के स्किल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से युवाओं को रोजगार भी मिला। अब एफडीआई या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डेटा को भी देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में ओवरऑल एफडीआई का फ्लो बढ़ा है। यह सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण बढ़ा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ग्रॉस एफडीआई में 17.9% की वृद्धि देखी गई है। सर्वे में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की भी जानकारी दी गई है। इसके अकॉर्डिंग जनवरी 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह सितंबर 2024 तक बढ़कर 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और फिलहाल ये 3 जनवरी 2025 तक 634.6 बिलियन डॉलर पर स्थिर है। सर्वे कहता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 महीने से ज्यादा के इंपोर्ट के पेमेंट करने के लिए पर्याप्त है। जाते जाते राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सरकार का राजकोषीय घाटा 23-24 के लिए जीडीपी का 5.6% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के निष्कर्ष की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी फिलहाल एक राइट ट्रैक पर चल रही है, हालांकि अभी भी सतर्कता जरूरी है। सतर्कता इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितताएं इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर सरकार के प्रयासों और फैसलों से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो आने वाले सालों में इंडिया ग्लोबली और मजबूत इकोनॉमी के तौर पर उभर सकता है। तमिलनाडु में एक नदी है पलार। तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित टेनरीज यानी चमड़ा कारखानों से निकलने वाले वेस्ट को इस नदी में बिना ट्रीट किए बहा दिया जाता है। नदी दम तोड़ती जा रही है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। कोर्ट ने नदी के साथ किए जा रहे सलूक को इकोसाइड का नाम दिया। इकोसाइड का मतलब होता है किलिंग वंस होम। इस शब्द का प्रयोग एनवायरमेंटल क्राइम्स या पर्यावरणीय अपराधों के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे कामों को रखा जाता है जो कि गैर कानूनी है और उन्हें यह जानते बूझते किया जाता है कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। 1970 में बायोलॉजिस्ट आर्थर गेलस्टोन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरणीय विनाश को जेनोसाइड यानी नरसंहार से जोड़ा। देखिए, नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है और लंबे वक्त से लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड को भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में इकोसाइड को 11 देशों में अपराध माना भी गया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि भारत में मौजूद कुल चमड़ा कारखानों में से लगभग 45% तमिलनाडु में है। इन चमड़ा कारखानों में चमड़े की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले 50% केमिकल्स वेस्ट में तब्दील होते हैं और बिना किसी ट्रीटमेंट के नदियों में बहा दिए जाते हैं। चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट वाटर में नाइट्रोजन सल्फेट, क्रोमियम क्लोराइड जैसे प्रदूषक होते हैं। कोर्ट ने माना कि इसके चलते एक नदी जो कभी साहित्य, कविता और संगीत में प्रसिद्ध थी, अब प्रदूषित हो गई। पलार नदी कर्नाटक की नंदी हिल्स से निकलती है और ये नदी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये नदी तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। आपको बता दें कि इंडिया में लेदर मार्केट विदेशी मुद्रा को लाने में अहम भूमिका निभाता है। भारत वैश्विक चमड़ा उत्पादन में 13% की हिस्सेदारी रखता है। लेदर मार्केट की वैल्यू 40,000 करोड़ रुपए के लगभग है। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि केंद्र से परामर्श करके 4 सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति को गठित करें जो वेल्लोर जिले में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए ऑडिट करेगी। आपको क्या लगता है, भारत में किसी ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में कितने साल लगते होंगे? 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सरकार को एक बेहद खास ब्रिज प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में 10 साल लग गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आइए समझते हैं कि यह ब्रिज प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार को आखिर मंजूरी देने में इतना समय क्यों लग गया और भारत की सुरक्षा के लिए इस ब्रिज प्रोजेक्ट की अहमियत क्या है? देखिए, ये ब्रिज प्रोजेक्ट है तीस्ता नदी के लिए। तीस्ता नदी सिक्किम के नॉर्थ में सिचुएटेड तीस्ता खांगसे ग्लेशियर से निकलती है और सिक्किम से होकर पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश से होकर बहती है। अब जिस नए ब्रिज को मंजूरी मिली है उससे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान में तीस्ता नदी पर पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाला
केवल एक ब्रिज है और इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा 1937 से 1941 के बीच बनवाया गया था। इसका नाम है कोरोनेशन ब्रिज और इसे किंग जॉर्ज 6 और क्वीन एलिजाबेथ की याद में बनवाया गया था। अब ये समझते हैं कि इस ब्रिज की अहमियत क्या है। आपको 2017 का डोकलाम विवाद याद है? डोकलाम भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड एक पठारी जगह है। यहाँ 2017 में चीन ने सड़क बनाना शुरू कर दिया था और तब भारत ने सड़क निर्माण रोक दिया था, जिसके कारण इंडिया और चीन की सेनाओं के बीच सैन्य गतिरोध खड़ा हो गया। इस वजह से डोकलाम भारत के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है। अभी तक अगर भारतीय सेना को डोकलाम वाले एरिया में जाना होता था तो वो इसी कोरोनेशन ब्रिज से होकर जाती थी, लेकिन अब इस पुल को बने हुए 80 साल हो चुके और 2011 के भूकंप में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इसलिए कोरोनेशन ब्रिज के ऑप्शन के तौर पर एक और ब्रिज की जरूरत थी और इसलिए केंद्र सरकार ने एक दूसरे पुल को बनाने का मन बनाया था। इसके अलावा नए ब्रिज से टूरिज्म, व्यापार आदि भी बढ़ने की उम्मीदें थीं। इस पुल को मंजूरी देने में 10 साल से ज्यादा समय इसलिए लग गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार बजट और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कुछ समस्याएं फेस कर रही थी। अब राज्य सरकार की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके बाद राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगी। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग के 33वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इसकी थीम नारी तू नारायणी रखी गई है, जो अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित है। ये महिलाओं की शक्ति, संघर्ष और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का संदेश देता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। इसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत एक सांविधिक संस्था के तौर पर गठित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की सिफारिश कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन के द्वारा की गई थी। इसका मकसद महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। इसके अलावा महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना भी इसका मकसद है। साथ ही कानूनी तौर पर क्या उपाय मौजूद हैं, इसका सुझाव देना भी इसके कार्यों में शामिल है। आयोग का मिशन है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और अत्याचारों से जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं, उनके लिए उपयुक्त नीति निर्माण करना, विधायी उपायों को खोजना, कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन, योजनाओं, नीतियों के कार्यान्वयन और रणनीति तैयार करके उनके उचित अधिकारों और हकों को सुरक्षित करके जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और समान भागीदारी प्राप्त करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में प्रयास करना। 2024 में ही विजया किशोर रहातकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 33वें स्थापना दिवस के मौके पर उनकी लिखी पुस्तक कर्मयोगी वीरांगना का भी विमोचन किया गया। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब है कि कृषि गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना। इकोनॉमी में इसकी व्याख्या दो तरीके से की जाती है। पहली व्याख्या है कि खेतों से जुड़े कामकाज में महिलाओं की वृद्धि। इसमें महिलाएं कृषि मजदूर और छोटे किसानों के तौर पर शामिल होती हैं। दूसरी व्याख्या के तहत कृषि के संसाधनों पर महिलाओं का स्वामित्व बढ़ना। खेतों में फसल कौन सी उगेगी, किस उर्वरक का इस्तेमाल होगा, इस तरह के निर्णयों में महिलाओं की भूमिका का बढ़ना। भारत के मामले में पहली व्याख्या ही ज्यादा सटीक बैठती है, क्योंकि भारत में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। देखिए, जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी घटी है, जिससे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे पुरुष समाज ने गैर कृषि क्षेत्रों में पलायन किया है, तो महिलाओं को उनकी जगह काम करने का मौका मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, नव साक्षर युवा गांवों से पलायन कर रहा है। पीछे छूट गई महिलाओं के हिस्से आई है खेतों में काम करने की जिम्मेदारी, लेकिन ये जिम्मेदारी उन्हें खेती में मालिकाना हक नहीं देती। कृषि जनगणना 2015-16 के मुताबिक 73% ग्रामीण महिलाएं श्रमिक के तौर पर कृषि में लगी हैं, लेकिन देश में कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11.72% ही महिला कृषि धारकों द्वारा प्रबंधित है। पहला सवाल, पलार नदी किस राज्य की महत्वपूर्ण नदी है? लद्दाख, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष विजया किशोर रहातकर हैं। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में समाचारों में देखा गया एटिकोपाका बोम्मालू क्या है? तेलंगाना का लोक नृत्य, केरल की प्राचीन भोजन की रेसिपी, तमिलनाडु का मध्यकालीन साहित्यिक पाठ या फिर आंध्र प्रदेश के इको फ्रेंडली खिलौने? सही जवाब है आंध्र प्रदेश के इको फ्रेंडली खिलौने, यानी ऑप्शन डी। अगला सवाल पूछा था मैंने, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वो संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला?
सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी कथन सही हैं। सही जवाब है विकल्प बी, यानी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए, जहां रोज इसकी PDF मिलती है। नमस्कार।